नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। पिछले 30 दिन में पाकिस्तान के लिए एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि कश्मीर पर भारत ने उसका ऐसा हाल कर दिया है जैसे किसी ने हाथ पैर बांधकर पिटाई कर दी। हर तरफ से हारा हुआ पाकिस्तान इन 30 दिनों में इसी उम्मीद के सहारे था कि कभी तो कश्मीर में हिंसा होगी, कभी तो खून खराबा होगा। लेकिन अब जब भारत की कड़ी सुरक्षा के सामने यह सब फेल हो गया, तो पाकिस्तान फिर उन्हीं पुरानी आतंकवादी हरकतों पर उतर आया है। पाकिस्तानी सेना आजकल अपने प्रिय आतंकियों की शरण में है। कश्मीर में खून खराबा करने के लिए पाकिस्तानी सेना लाइन ऑफ कंट्रोल से आतंकी घुसपैठ करवाने में पूरी ताकत लगाई। इसके दो जिंदा सबूत आज भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को दिखाए। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के भेजे हुए 2 आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ करते हुए जिंदा पकड़ा है। ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तान के रावलपिंडी के हैं, जहां पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है। और ये दोनों आतंकवादी लश्कर तैयबा से ट्रेनिंग लेकर आए थे, जो हाफिज सईद का आतंकी संगठन है। इस आतंकी संगठन को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने पाल पोस कर बड़ा किया था। हाफिज सईद तो आजकल जेल के अंदर है, तो ऐसा लगता है कि लश्कर तैयबा की कमान सीधे सीधे पाकिस्तानी फौज के उन जनरलों ने संभाल ली है जिनसे कश्मीर की शांति बर्दाश्त नहीं हो रही। जब कुछ करते नहीं बना तो उन्होंने आतंकवादी भेजने शुरू कर दिए। लेकिन भारतीय फौज ने आज पाकिस्तानी सेना के जनरलों और उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई को जो चेतावनी दी है, उसे आज पूरी दुनिया को सुनना चाहिए और 1971 को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना ने कहा है कि इस बार पाकिस्तान का 1971 से भी बुरा हाल कर देंगे। इस साल Pakistan is desperate to infiltrate maximum terrorists into Kashmir Valley. All the launch pads as of now are full, and infiltration attempts are being made every day to infiltrate the terrorists into Kashmir Valley to disrupt peace. 2 Pakistani citizens who belong to proscribed terrorist outfit Lashkar-e-Toiba were apprehended live by the Indian Army. Now coming back to Pakistan Army ISI, let them try anything. They will be befittingly replied to and replied to in the manner which the generations to come will remember. This has been told by the Honorable Defence Minister, this has been told by my Chief of Army Staff, this has been conveyed firmly by my Army Commander. And I again on behalf of Indian Army can confirm to you Pakistan Army will be taught a lesson which they would have never understood, probably better than 1971. ये भारतीय सेना का जवाब है उस पाकिस्तान और उसकी सेना को जो हर तरफ से पिटने के बाद फिर से उन आतंकियों की सप्लाई करने में लग गया है जिन्हें वो आतंकी फैक्ट्रियों में ट्रेंड करता है। मेरा नाम खलील अहमद है, मेरी उम्र 36 साल हो गई है और मैं पाकिस्तान रावलपिंडी जलेबी चौक से आया हूँ। गांव टेढ़ा बन है और मैं मुजाहिदीन का काम करता हूँ लश्कर-ए-तोयबा के साथ। मेरा नाम मोहम्मद नजीम, उम्र 20 साल। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद आरफ खान। मैं पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी फैक्ट्री से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक मुजाहिद हूँ। मैं लश्कर-ए-तोयबा से तल्लुक़ रखता हूँ। मोहम्मद नजीम और खलील अहमद जैसे लश्कर आतंकी कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की आतंकी सप्लाई का जिंदा सबूत हैं, जिन्हें घुसपैठ करते भारतीय सेना ने जिंदा पकड़ा। Pakistan occupied Kashmir. All the launch pads across the line of control are as of full with the terrorists of various tanzeems. Pakistan is attempting every night and day in assistance with Pakistan Army posts which are there on the line of control. Even these 2 terrorists who have been captured, they were also housed at the Pakistani forward post of the army, and then they were being guided by the Pakistani regular troops up to the line of control.
मोहम्मद नजीम और खलील अहमद जैसे लश्कर आतंकियों को पाकिस्तानी सेना कश्मीर में खून खराबा करने के लिए भेजने में जुटी है। पाकिस्तानी सेना इनके जैसे सैकड़ों ट्रेंड आतंकियों को लाइन ऑफ कंट्रोल से भारत में घुसपैठ करने के लिए भेज रही है। मैंने लश्कर तोयबा से ट्रेनिंग हासिल की। मेरे साथ मुबशिर और खलील ने भी काचरगान में ट्रेनिंग दी। हमारा उस्ताद कमांडर नदीम, हमारा पीछे वाला ग्रुप LC के पीछे था। हमने मिलकर हमला और घुसपैठ करना था। हमारे साथ पाकिस्तान फौज के नायक आसिफ, खवालदार जुबैर भी शामिल थे। हमने उधर प्लानिंग बढ़ाई है कि हम बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे और आगे दोनों मुजाहिदीन और दूसरे मुजाहिद पाक फौज वो भी उनके साथ भी तैयार थे 3-4 बने और उनका नाम ही मैं बताना चाहता हूँ। बाजार शबीर, बाजार नायक आसफ और सिपाही खलील और उसके साथी जो है। सीधे लड़ने का दम नहीं तो पाकिस्तानी सेना नजीम और खलील जैसे आतंकियों को ही हथियार बनाती है। 5 अगस्त के बाद से लगातार आतंकियों की घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना जोर लगा रही है, लेकिन जब ये आतंकी मार गिराए जाते हैं तो लाशें उठाने तक की हिम्मत नहीं पड़ती। As you are aware, few of them have been neutralized on the line of control, including an incident where 5 to 7 of Pakistani regulars / terrorists were lying dead on the line of control for a number of days. The hotline message was sent to the DGMO to pick up the bodies of the Pakistani citizens, which they refused to. पाकिस्तान ने अपने आतंकी सप्लाई को ऑन कर दिया है क्योंकि कश्मीर में बिना किसी खून खराबे के बीते 30 दिन उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे। उसका खूनी एजेंडा चूर चूर हो चुका है। 30 दिन में जो 5 जाने गई हैं, वो जाने पाकिस्तान के एजेंटों ने ली हैं। The 5th death which has happened because of the terrorists / the stone pelters or the puppets of Pakistan trying to disrupt peace. There is not a single casualty which has happened in last 30 days. And this is the most calmest period in the history of Kashmir, if I can say that. Calmest and the most peaceful 30 days from the point of view of civilian deaths by the security forces or anyone other thing. All the deaths which have happened by terrorists or the stone pelters. Now you can make out who is disrupting peace in the valley. आतंकियों को भेजकर कश्मीर में खून बहाने के बारे में सोच रहे पाकिस्तानी सेना के जनरल हर साजिश में जोर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें भारतीय सेना का ये जवाब कान खोलकर बार-बार सुनना चाहिए। Now coming back to Pakistan Army ISI, let them try anything. They will be befittingly replied to and replied to in the manner which the generations to come will remember. This has been told by the Honorable Defence Minister, this has been told by my Chief of Army Staff, this has been conveyed firmly by my Army Commander. And I again on behalf of Indian Army can confirm to you Pakistan Army will be taught a lesson which they would have never understood, probably better than 1971. शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पाकिस्तान के आतंक पर आज भारत के उस कड़े कानून का भी प्रहार हुआ जिसे अभी 1 महीने पहले ही बनाया गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट यानी UAPA के संशोधित कानून के तहत जो पहले 4 आतंकवादी घोषित किए गए हैं, उनमें पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नाम है। मसूद अजहर भारत में बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। इनमें 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हुआ आतंकी हमला, 2001 में संसद पर हुआ आतंकी हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुआ हमला और इसी साल फरवरी में हुआ पुलवामा अटैक प्रमुख है। दूसरा नाम लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद का है, जो 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। इसमें 166 लोगों की मौत हो गई। इस लिस्ट में तीसरा नाम
लश्कर ए तैयबा के आतंकी कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी का है। यह भी 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले का गुनहगार है। और चौथा नाम दाऊद इब्राहिम का है, जो 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार है, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान को आतंकिस्तान ऐसे ही नहीं कहा जाता। पाकिस्तानी सेना और सरकार ने अपनी आतंकी सोच को अपने नागरिकों में भी भर दिया। हाल यह है कि पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वो अपनी आतंकी सोच अपने साथ लेकर जाते हैं। लंदन में पाकिस्तान प्रायोजित भीड़ ने भारतीय उच्चायोग पर जिस तरीके से कल पत्थरबाजी की, उससे यही बात साबित होती है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के ऑफिस पर पत्थरबाजी और खिड़कियों के टूटे शीशे। पाकिस्तान ने अपनी आतंकी सोच का इंटरनेशनल प्रदर्शन किया है, जिससे साबित होता है कि कंगालिस्तान के लोग दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनकी आतंकी सोच नहीं जाती। ये एक महीने में दूसरी बार हुआ है कि पाकिस्तानी गुंडों ने लंदन में भारतीयों और भारतीय उच्चायोग के ऑफिस पर हमला किया। मंगलवार को भी यही किया गया। ये सब पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था। 3 तारीख को लंदन में एक तारीखी मुजाहरा होगा और वो हाइड पार्क से लेकर हिंदुस्तान का जो हाई कमीशन है वहां तक लोग जाएंगे और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। यह कबूलनामा है पाकिस्तान के पिटे हुए विदेश मंत्री का, जो कूटनीतिक हार की हताशा में अब इस हालत में पहुंच गए हैं कि ब्रिटेन जैसे देशों में जहां बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हैं, वहां भीड़ इकट्ठा करके भारतीय उच्चायोग के ऑफिस में पत्थरबाजी करवा रहे हैं। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसकी सख्त निंदा होनी चाहिए। और ये सही है कि लंदन के मेयर सादिक खान पाकिस्तानी मूल के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानी ये इतरा लें कि वो लंदन की एम्बेसी पर पथराव करेंगे और भारत चुप बैठेगा। लंदन के मेयर सादिक खान ने यह कहा जरूर कि वो इस घटना की निंदा करते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन गंभीर सवाल उन पर और लंदन पुलिस पर भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकी सोच का प्रदर्शन पहली बार नहीं किया जब 15 अगस्त का जश्न मना रहे भारतीयों पर हमला हुआ था। They are trying to hit us. They are throwing eggs. They are throwing water bottles. They are throwing on us. You can see fruits and many things. And they are hitting ladies. You can see ladies and kids are there, and they are trying to attack on them. अब फिर ऐसा ही पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित भीड़ ने लंदन में किया है, जिस पर लंदन पुलिस और मेयर की खिंचाई हुई कि क्यों आखिर इस तरह की हिंसक और आतंकी सोच वाली पाकिस्तानी भीड़ को खुली छूट मिल गई। भारत के कड़े विरोध और ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसदों के गुस्से के बाद ब्रिटेन सरकार हरकत में आई और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा कि ऐसी हिंसा के लिए जगह नहीं है। उच्चायोग पर हमला करने वाली भीड़ के 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान कश्मीर वाली हार को लेकर तड़प रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कूटनीतिक लकीर को बड़ा करने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त रशिया में हैं और वहां उन्होंने रूस के साथ कई बड़े समझौते किए हैं। ये मुख्य तौर पर डिफेंस, व्यापार, टूरिज्म और ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े हैं। कुल मिलाकर 15 MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए हैं। हम इस मुलाकात से जुड़ी जानकारियों और तस्वीरों का सबसे तेज विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि पुतिन को रूस के पूर्वी हिस्से के विकास के लिए मोदी की आवश्यकता क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता रूस के व्लादिवोस्तोक में हुई है। इसके बाद हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी ने 18 साल पुराना फ्लैशबैक पूरी दुनिया को दिखाया और कहा कि आज भारत और रूस के बीच 20वां समिट है। जब पहला समिट हुआ था तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रूस आए थे और तब भी व्लादिमीर पुतिन यहां के राष्ट्रपति थे। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी कोशिश दोनों देशों के बीच के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की। दोनों देशों के बीच के रिश्ते सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस रिश्ते के मूल में दोनों देशों की जनता की बेहतरी शामिल है। मोदी ने कहा कि चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच मैरीटाइम रूट बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में रूस के सहयोग से न्यूक्लियर प्लांट बन रहे हैं। दोनों देश अब एक साथ मिलकर डिफेंस, कृषि, टूरिज्म और ट्रेड में आगे बढ़ रहे हैं और स्पेस में दोनों का सहयोग भी लगातार बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान की बात भी की और कहा कि भारत ऐसा अफगानिस्तान देखना चाहता है जो स्वतंत्र, शांत और लोकतांत्रिक हो। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी जोड़ दी कि भारत और रूस किसी भी देश के आंतरिक मामले में बाहरी दखल के खिलाफ है। यानी ट्रंप समेत
तमाम देशों को कश्मीर वाला इशारा भी पीएम मोदी ने आज दे दिया। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लगातार अपनी दोस्ती को मजबूत बना रहे हैं, हम लगातार संपर्क में रहते हैं और दोनों नेता लगातार खुले और बढ़िया वातावरण में बातचीत कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि उनकी प्राथमिकता निवेश और व्यापार है। दोनों देशों के व्यापार में 17% की बढ़ोतरी हुई है और उन्हें विश्वास है कि दोनों देश कई और मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ेंगे। पुतिन ने कहा कि आज सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में समझौते हुए हैं और वो भारत की कंपनियों का रूस में स्वागत करना चाहते हैं। पुतिन के स्वागत में एक सटीक नीति और भारत के लिए एक सुनहरा मौका छुपा हुआ है। रूस अपने सुदूर पूर्वी हिस्से के विकास के लिए भारत से सहयोग की उम्मीद कर रहा है। रूस लंबे समय से अपने राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए यूरोप से जुड़े हिस्से जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर निर्भर रहा है। यूरोप की लचर होती अर्थव्यवस्था और चीन की उभरती ताकत को देखते हुए रूस ने भी अपनी रणनीति बदली है और अपने पूर्वी हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया है। रूस का पूर्वी हिस्सा भारत के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है, लेकिन वहां की आबादी सिर्फ 80 लाख है। रूस का यह हिस्सा अभी तक विकास से लगभग अछूता रहा है, लेकिन संसाधनों से समृद्ध है। इस हिस्से के विकास के लिए रूस को एशियाई देशों की जरूरत है और इसके लिए चीन उसकी पसंद है, लेकिन वो चीन पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए वो भारत का भी सहयोग ले रहा है। इस क्षेत्र में विकास के लिए रूस को जिस श्रमशक्ति की जरूरत है वो उसे भारत से मिल सकती है। मोदी और पुतिन की इस मुलाकात में दोनों नेताओं की अगली बातचीत की डेट भी फिक्स हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी अगले साल मई में एक बार फिर रूस के दौरे पर जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में रूस की जीत के 75 साल पूरे होने के जश्न में शामिल होने का न्योता दे दिया है। खबरदार में कल हमने आपको मेड इन अमेरिका अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे की अपार शक्ति का एक्शन पैक्ड विश्लेषण दिखाया था। यह हेलीकॉप्टर अब भारतीय वायुसेना में भर्ती हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं। इसलिए आज खबरदार में हम आपकी मुलाकात अपाचे के छोटे भाई से करवाएंगे और आपको 100% मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की उड़ान पर ले चलेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की बेंगलुरु में मौजूद फैक्ट्री में तैयार किए गए ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब जल्दी ही भारतीय सेना में शामिल होने वाले हैं। भारतीय वायुसेना ने ऐसे 10 और भारतीय थल सेना ने 5 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर HAL को दे दिया। जल्दी ही भारत के ये स्वदेशी अपाचे अमेरिकी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन पर गहरे घाव करने के लिए तैनात हो जाए। किसी लड़ाकू विमान की ताकत को महसूस करने का एक तरीका तो यह होता है कि उसके एक्शन को अपनी आंखों से देखा जाए, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका होता है खुद उस लड़ाकू विमान में बैठकर उड़ान भरना। और आज तक पहला न्यूज चैनल है जिसे भारत के पहले स्वदेशी LCH में उड़ान भरने का मौका मिला। तो चलिए आज तक के साथ भारत के स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते हैं। आज तक के रिपोर्टर शिव अरूर ने आपके लिए यह हेलीकॉप्टर रिपोर्ट बड़ी मेहनत से तैयार की है। दुनिया का सबसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर अमेरिका का अपाचे, जो अब भारतीय रंग में उड़ेगा। लेकिन अब दिल थाम कर देखिए, आपके सामने पेश है देश का पहला मेड इन इंडिया लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जो सही मायनों में असली हिंदुस्तानी है। पुलवामा के बाद जंग के बादल बॉर्डर पे मंडरा रहे हैं और हम जो अब आपको दिखाने वाले हैं भारत का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है, वो हथियार जो दुश्मन में दहशत भर देगा। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए देश के पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का, जिसका अभी नामकरण होना बाकी है। लेकिन नाम में क्या रखा है? और जहां तक काम की बात है तो HAL के इस LCH को अपाचे का छोटा भाई कहा जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये शाहकार न सिर्फ पूरी तरह मेड इन इंडिया है, बल्कि भारत में युद्ध के मोर्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। फिर चाहे वो राजस्थान का रेगिस्तान हो या फिर दुनिया में युद्ध का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन। इसकी सबसे बढ़िया स्पेशलिटी है कि ये हमारे देश के लिए बना है। जैसे हमारे देश में बहुत अलग अलग किस्म के टेरेन हैं, जैसे पहाड़ हैं, जंगल है, डेजर्ट्स हैं, तो ये उन सब एरिया के लिए बना हुआ है। और दूसरे लोगों के पास कोई ऐसा कोई हथियार नहीं है जो इसके अगेंस्ट फील्ड कर सकते हैं, तो हमारे ट्रूप्स एडवांटेज में रहेंगे इसमें।
HAL की बेंगलोर स्थित फैक्ट्री में तैयार यह स्वदेशी अपाचे की पहली टेस्ट फ्लाइट 2010 में हुई थी। तब से अब तक कई एरो शो में भी ये अपने जलवे दिखा चुका है, लेकिन आज तक पहला और इकलौता न्यूज चैनल है जिसके संवाददाता शिव अरूर को भारत के अपने LCH में उड़ान भरने का मौका मिला। हम उड़ान भरने वाले हैं भारत के सबसे पहले हेलीकॉप्टर, अटैक वाला हेलीकॉप्टर में, जिसका नाम है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसमें है बंदूकें, मिसाइल और खास सेंसर जो भारत के दुश्मन पर मुश्किलों की बरसात कर सकता है। और आज तक को मौका मिला है इस बेहतरीन चॉपर के कॉकपिट में सबसे पहले जाने का। आज तक संवाददाता शिव अरूर को HAL की तरफ से बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस से LCH में उड़ने का मौका मिला था, जिसे हाथ से जाने देने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और फिर भारत के पहले स्वदेशी LCH के कॉकपिट में बैठने वाले पहले और इकलौते रिपोर्टर बने आज तक के शिव अरूर, जिनकी ये उड़ान उन्हें जिंदगी भर याद रहने वाली थी। विंग कमांडर सुभाष जॉन और शिव अरूर ने सीट बेल्ट लगाई और LCH के पंखों ने घूमना शुरू कर दिया। भारत के स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में बैठकर आज तक की टीम उड़ान भरने के लिए तैयार थी। ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल मिला और LCH उड़ चला। तो अब जब तक आज तक की टीम LCH के उड़ान से वापस लौटती है, तब तक जरा आप भारत के अपने कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की अमेरिकी अपाचे से तुलना कर लीजिए। में इसके स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, जो दूर से जो फायरिंग कर सकते हैं, दे प्रीटी गुड। इसके गन है 20 मिलीमीटर गन, ये जो पायलट के हेलमेट के साथ पॉइंटेड है। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है। एंड देन वी हैव एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, रॉकेट्स। तो इसके स्टैंड ऑफ रेंज जो है दे प्रीटी गुड। HAL की बेंगलुरु फैक्ट्री में तैयार स्वदेशी LCH अपनी क्लास में दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और उसमें लगे हथियार उसे अपनी श्रेणी में टॉप क्लास बनाता है। फिर चाहे इसमें लगे 70 mm रॉकेट हो, भारत की हेलिना या जर्मन पार्स 3 एंटी टैंक मिसाइल लगाने का विकल्प हो, हवा से हवा में मार करने वाली मिस्ट्राल मिसाइल हो या 20 mm की बंदूक, ये भारतीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपने हथियारों से दुश्मन के टैंक, बंकर और सैन्य वाहनों को पलक झपकते अटैक कर तबाह कर सकता है। इस जहाज में ऐसे सब हथियार लगे हैं जो मतलब बड़े बड़े अटैक हेलीकॉप्टर में भी लगे होते हैं। ये हमारे देश में ही बना है, तो आर्मी या एयरफोर्स या नेवी किसी को भी कोई भी नया हथियार लगाने की जरूरत पड़े तो हम उसको जल्दी से उसमें लगा सकते हैं। भारत के अपने पहले मेड इन इंडिया लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खासियतें इसे भारत का अपना छोटा अपाचे बनाती है, जिसका निजी अनुभव आज तक संवाददाता शिव अरूर ने LCH में 25 मिनट की अपनी फ्लाइट के दौरान बखूबी किया। विदेशी हथियार के आयात के किया ये बहुत बड़ा साल होगा। फ्रांस के रफाल से लेकर अमेरिकन चिनूक और अपाची तक 2019 में खूब फॉरेन माल आने वाला है इंडियन मिलिट्री में। बट जब से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे हेलीकॉप्टर सर्विस में उतरेंगे तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस से शिव अरूर, आज तक। तो हमें उम्मीद है कि पहले मेड इन इंडिया लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर आपको मजा आया होगा, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि भारत के पास मेड इन अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर आने से पहले अभी तक सिर्फ मेड इन रशिया Mi-35 लड़ाकू हेलीकॉप्टर था, जो अब पुराने हो चुके हैं और जल्दी ही रिटायर हो जाएंगे। अभी कुछ वक्त पहले ही भारत की लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स वाली कमी को दूर करने के लिए HAL ने अपने ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को हथियारों से लैस करके रुद्र हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया, जो इस वक्त वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा अब अपाचे के रूप में भारत के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स वाले बेड़े में एक दमदार एंट्री हुई है, जो दुनिया के सबसे अत्याधुनिक और ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। और अब जल्द ही भारतीय सेना को अपने पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी मिल जाएंगे। इससे भारत में लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स वाली कमी काफी हद तक दूर कर ली जाएगी। खबरदार में अब चंद्रयान 2 के सफर का ताजा अपडेट आपको दे देते हैं, जो अंतरिक्ष में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके अब चांद के दरवाजे पर पहुंच चुका है।
चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को बुधवार तड़के 3:42 पर चंद्रमा की आखिरी कक्षा में स्थापित कर दिया गया। चांद से अब इसकी दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर रह गई है, जहां से चंद्रयान अब 7 सितंबर को चांद की सतह पर उतरेगा। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वो ऐतिहासिक लम्हा आने में अब सिर्फ 52 घंटे का वक्त बचा है। आप सोच रहे होंगे कि अब चंद्रयान का आगे का क्या प्लान है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। प्लान ये है कि 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात 1:40 पर लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू करेगा। यह प्रक्रिया करीब 15 मिनट की होगी। इसके बाद 1:55 पर विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इस लैंडिंग के करीब 2 घंटे के बाद तड़के 3:55 पर प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम से बाहर निकल आएगा। रोवर के चंद्रमा पर उतरते ही वो चांद की सतह पर लैंडिंग की पहली तस्वीर खींचेगा, जो 7 सितंबर को ही सुबह करीब 11 बजे के आसपास इसरो के हेडक्वार्टर में उपलब्ध होगी। इसके बाद प्रज्ञान रोवर अपने मिशन पर आगे बढ़ेगा और चांद के एक दिन यानी पृथ्वी के लगभग 14 दिनों तक चंद्रमा की सतह पर रिसर्च को अंजाम देगा। चंद्रयान 2 के चंद्रमा की सतह पर उतरने की प्रक्रिया पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर होगी, क्योंकि लैंडिंग को अंजाम देना चंद्रयान के सफर की सबसे मुश्किल प्रक्रिया होगी। इसे अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। यह क्या होती है और इसे कैसे अंजाम दिया जाता है, आपके मन में यह भी सवाल होगा। आपने पैराशूट से लैंड करते हुए लोगों को तो देखा होगा, शायद आपने खुद भी पैराशूट से लैंडिंग की हो। आप सोचिए कि अगर पैराशूट ना खुले तो क्या होगा। जाहिर है, धरती के गुरुत्वाकर्षण और अपने वजन की वजह से इंसान तेजी से जमीन पर आ गिरेगा, लेकिन पैराशूट होने पर इंसान धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। ऐसा ही तब भी होता है जब हवाई जहाज किसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है। तब विमान का पायलट पहले पिछले पहिए को रनवे पर टच करता है, फिर अगले पहिए को लैंड कराता है। इससे प्लेन का वजन गति की दिशा में सही तरीके से नीचे आता है और लैंडिंग सेफ हो जाती है। इसे भी सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। आपने अक्सर देखा या महसूस किया होगा कि लैंडिंग के वक्त हवाई जहाज कई बार हिचकोले खाने लगता है। यह सही तरीके से नहीं हुई सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से होता है। इसीलिए हवाई जहाज में लैंडिंग के पहले यात्रियों को कुर्सी की पेटी बांध लेने की सलाह दी जाती है। कुछ इसी तरह चंद्रयान 2 भी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लेकिन उसकी तकनीक अलग होगी, क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती की अपेक्षा 6 गुना कम है, जिसकी वजह से चंद्रयान के वहां नीचे उतरने की रफ्तार बढ़ जाएगी। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल भी नहीं है, इसलिए वातावरण के घर्षण से चंद्रयान 2 की गति कम नहीं कर सकते। यानी ना तो पैराशूट वाली तकनीक काम आएगी और ना ही प्लेन की लैंडिंग वाली। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक जब विक्रम लैंडर 35 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह पर उतरना शुरू करेगा, तब उसके नीचे लगे 5 इंजनों को ऑन किया जाएगा। जो इंजन अभी तक विक्रम लैंडर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, अब वही इंजन विपरीत दिशा में दबाव बनाकर विक्रम की गति को कम करके 2 मीटर प्रति सेकंड तक ले आएंगे। चांद पर लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले यह गति 0 कर दी जाएगी। इससे विक्रम लैंडर अपने चारों पैरों के सहारे आराम से नीचे उतरेगा। यह सारा काम विक्रम में मौजूद ऑनबोर्ड कंप्यूटर करेगा। उसमें लगे सेंसर्स सही और समतल जगह की तलाश करेंगे और फिर विक्रम की लैंडिंग। तो यह है चंद्रयान 2 का आगे का पूरा प्लान। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, जो कि होगा ही, तो भारत सिर्फ चांद पर कदम नहीं रखेगा, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में अपने प्रतिद्वंदियों से कई कदम आगे भी निकल जाएगा। इस ऐतिहासिक पल की महाकवरेज करने के लिए आज तक ने खास तैयारियां की हैं। इसलिए जब चंद्रयान 2 इतिहास लिखेगा तो आप आज तक जरूर देखिएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।